भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वो खेती करते तो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती और इसी आत्महत्या को रोकने के लिए वो जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन यहां भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बता दें आपको कि तमिलनाडु किसान एक बार फिर से दिल्ली में और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान जब वो पिछले दिनों पहुंचे थे पीएमओ का घेराव करने के लिए और पीएम आवास पर, तो उन्हें हिरासत में लिया गया था और उन्हें जबरन तमिलनाडु वापस भेजा जा रहा था, लेकिन ये तमिलनाडु किसान अड़ गए हैं और इस बार 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया इन किसानों ने। और इसी कड़ी में देर रात कल एक किसान की तबीयत खराब हो गई और उससे आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि उसने नींद की गोलियां खा ली थी और नींद की गोलियां खाकर वो आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। और निशांत इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर किसानों की आत्महत्या जुड़ी खबरें आते रहती, कई मामले ऐसे आते रहते, लेकिन ये पहला मौका जब आंदोलन कर रहे किसान ने खुदकुशी का प्रयास किया जंतर मंतर पर। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है इस किसान से जुड़ी हुई? जी पंकज, पहली बात मैं ये बता दूं कि ये पहला मौका ऐसा नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें एक किसान ने सबके सामने आत्महत्या कर ली थी। और अब ये दूसरी बार ऐसा वाकया जंतर मंतर पर सामने आया है, जिसमें एक किसान ने रात में नींद की गोली खा ली और सुबह उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई, जिसमें पुलिस का कहना है कि वो तनावग्रस्त था, इसलिए वो नींद की गोली जो है वो खाकर सोता था और इस कारण इस बार ओवरडोज हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं किसानों की हमने बात की तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा किसानों की बात ना सुनी जाने के बाद से किसान ने इस कदम को उठाया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो देखने में बेहद गंभीर है और खासकर जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है किसानों के प्रति, वो अभी 62 किसान संगठन लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और 9 अगस्त को वो जेल भरो आंदोलन भी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार किसानों को लेकर कटघरे में खड़ी होते जा रही है। और जब हमने एक केंद्र सरकार के ही सांसद से बात की थी, जो कि हमने कल चलाया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सरकार 2022 तक आय दुगना करने की बात कर रही है किसानों के, लेकिन सरकार को भी ये नहीं पता है कि वर्तमान आय कितनी है। ये बीजेपी के बड़ा सवाल और अहम सवाल है कि जब आय कितनी है ये जानकारी सरकार को नहीं है, तो फिर कैसे में दोगुनी आय करने का दावा कैसे किया जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु के जो किसान है वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने अजीबोगरीब प्रदर्शन की वजह से भी जाने जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इन किसानों को इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि वो लगातार कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए, बाकी किसान आते और चले जाते हैं, लेकिन इन किसानों को हम देखते हैं तो 100 दिनों का लक्ष्य लेकर इस बार यहां पहुंचे हुए हैं। क्या कोई बातचीत हो पा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर राज्य सरकार ने कोई पहल की है? जी पंकज, पहले भी ये किसान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे और जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारी की जितने भी किसानों की माफी, कर्ज माफी से लेकर मांगे थे, खासकर कर्ज माफी से लेकर तमिलनाडु के विभिन्न मुद्दे थे, तो उसमें केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना था कि हमारा इश्यू नहीं है, राज्य सरकार का इश्यू है। और उस समय तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जाकर वहां पर किसानों से मुलाकात भी की थी। और अब जब संसद सत्र दोबारा चालू हुआ, दोबारा किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे, अब भी केंद्र सरकार का वही रवैया और उसका कहना है कि राज्य सरकार का इशू है। आप जंतर मंतर पर जो किसान बैठे हैं उनसे वहां की तमिलनाडु की सरकार बात करे। तो कहीं ना कहीं सरकारों के बीच में टकराव है और किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो अपने हक, अपनी मांगों के लिए किसके पास जाए। हालांकि राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिखता। और इन किसानों का आंदोलन देखा जाए, जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं और जंतर मंतर पर आधे अधूरे कपड़े पहनकर इस बरसात के मौसम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हालत दिखाती है वर्तमान में कि किसानों की आखिर हालत क्या हो गई। और ऐसे में कल जब एक किसान ने सुसाइड करने का प्रयास किया, जैसा कि किसान संगठन कह रहे हैं और जो वहां किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं, उस मामले को पुलिस दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। और पुलिस का कहना है क्योंकि व्यक्ति तनावग्रस्त रहता था, तो जाहिर सी बात है सरकार लीपा पोती का काम कर रही है ताकि उसका घेराव ना हो सके। लेकिन मुद्दा बेहद अहम है और गंभीर है, बिल्कुल बहुत ही गंभीर मामला है ये। निशांत, आप नजर बनाए रखें और किसान जुड़ी तमाम जो खबरें हैं हम चाहेंगे कि आप उसे एकदम पुरजोर तरीके से उठाएं, ताकि सरकार भी समझ पाए, सरकार पर दबाव बन पाए और आम लोग भी समझ पाए कि जो उनके लिए माफ कीजिएगा, रोटी का प्रबंध करते हैं, उनकी हालत वास्तव में कैसी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जय किसान, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, आगे बढ़कर बताएंगे आपको कि आखिर नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कहा किसानों के लिए। जल्दी लौटते हैं।
बात बेटा आज बड़ा खुश है। माँ पहला मुंह मीठा कर, तेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। बेटा जे मीठा मुंह कराना पहला सीएम मनोहर लाल का करा। नहीं मारे वर्गे गरीबा ने कौन नौकरी देवा था। ठीक कह रही से माँ। 1000 मनोहर दिन नौकरी मिले सिफारिश बिन, मनोहर राज का ढंग निराला, ना भर्ती ना धरती में होता बंदर बांट बटाला, काम करण का मनोहर लाल ने लक्ष्य गाड़ दिया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई अब ज्यादा दूर नहीं, अभी भरिए और निश्चिंत हो जाइए। रिटर्न भरने वाले लोगों में से मुश्किल से 1% से भी कम लोगों के रिटर्न की जांच होती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में, इसलिए बेफिक्र होकर अपना आयकर रिटर्न फाइल करें। अब तो सहज फॉर्म आने से आयकर रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है। आयकर रिटर्न फाइल करना भी देश की प्रगति में योगदान देना है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आयकर रिटर्न समय पर जमा कराएं। देश की तरक्की में भागीदार बनने का एकमात्र उपाय। क्यों होना है लेट? डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न फाइल करना न भूलें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। कौन सी डेट फिक्स करें? 25 को क्रिसमस है तो इस बार क्रिसमस 25 को है? सेरी सेरी चढ़ा दिया तूने। मास्टर जी चंडीगढ़ जाओगे? क्या खातर? बदली खातर। कौन सा जमाने की बात करे बावड़े? मनोहर सरकार ने बदलियां का तो रोक काट दिया। मनोहर लाल की सरकार गजब का असर और रफ्तार, इनैब कहने लगे सब लोग, मास्टरा की बदली का तो काट दिया रे रोग, भ्रष्टाचार और रिश्वत का तो खुंटा पाड़ दिया। 25 का ब्याह फिक्स हुआ है। ओ प्राजी 25 भी कोई डेट होती है? डेट में कुछ वजन डालो। 26, 27, 28। अब देश बनेगा स्वस्थ, तभी होगा स्वस्थ भारत का निर्माण। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जय किसान, और जय किसान में आज हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आज महामहिम राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आज ठीक 12:15 पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के तौर पर, महामहिम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ जो सांसद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं और साथ में PM, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग मौजूद थे। कुछ विदेश के मेहमान भी आए थे। खासतौर पर बग्घे का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी 30 साल बाद दोबारा उन्होंने ऐसे परंपरा की शुरुआत की है। हालांकि महामहिम शब्द का इस्तेमाल अब नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मान सम्मान है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान खास बात यह कि अपने पहले भाषण में रामनाथ कोविंद अपने राष्ट्रपति बनने के बाद, पद गोपनीयता की शपथ लेने के बाद, उन्होंने किसानों का जिक्र किया और खासतौर से उन्होंने कहा कि किसान और जवान ही भारत में राष्ट्र निर्माता है, असल राष्ट्र निर्माता है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये हम आपको सुनाते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती। तो किसानों और जवानों को राष्ट्र निर्माता कहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब माना यह जाना चाहिए कि किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन किसानों के सामने कई समस्याएं लगातार बनी रहती है, क्योंकि समस्या जिंदगी का नाम भी है। दरअसल खेती में बढ़ती लागत से किसान पहले से ही परेशान है। ऐसे में जब वो खेती से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान उन्हें कई बार झटका लग जाता है। खेती में बढ़ती लागत से वो परेशान तो है ही, ऐसे में जब वो खेती से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें झटका ये लगता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, किस्मत उन्हें ऐसा धोखा दे जाती है कि उनके पास आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन जाती है और किसान या तो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है या फिर
कोसता है कि अपने आप को कि वो आखिर किसान बना क्यों, वो है क्यों। यूपी के मैनपुरी में एक किसान को किस्मत का ऐसा ही झटका लगा है। मैनपुरी के रहने वाले किसान के साथ किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि वो ना तो जीने की हालत में है और अब ना ही मरने की। थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुसेना के रहने वाले किसान ओम प्रकाश मिश्र को किस्मत का ये झटका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि एक साथ 7 झटके लगे। इस किसान की एक साथ 7 भैंसों की मौत हो चुकी है। ये किसान खेती में बढ़ते कर्ज की वजह से अतिरिक्त आय के लिए एक डेयरी चला रहा था। धीरे धीरे किसान ने 7 भैंसें खरीद ली और जिंदगी की गाड़ी वापस फिर पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नजर लग गई। हर दिन की तरह किसान सुबह जब डेयरी पर पहुंचे तो देखा कि उनकी 7 भैंसें मृत पड़ी हुई थी। अब हम शाम को 10 बजे इनका चारा और दूध बेच के जब घर पे चले गए, सुबह जब 4 बजे लड़का हमारा आया तो उसने यहाँ के 2 लेबर रहती थी, उनको जगाया कि सानी लगाओ। जब वो भूसा उसा मिलाने लगे सानी के लिए, जब इनको डालने के लिए आया तो उसने देखा कि ये सभी जो है यहाँ पड़ी हुई है। कितनी लगभग कीमत थी सारी भैंसों की? इनकी कीमत जो है 4,20,000 के लगभग है। उन्हें देखने से साफ झलक रहा था कि उन्हें किसी के द्वारा जहर दिया गया है, जिससे 7 भैंसें मौके पर ही मर गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये सभी 7 भैंसें गर्भवती थी। अब सब ऐसे कैसे बता दें, वैसे तो इतनी रंजिश तो हमारी इतनी किसी से नहीं थी और किसी ने मान ली तो हम उसमें क्या जाने किसने जहर दिया इसको। किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। एडिशनल एसपी मैनपुरी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करवा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके मद्देनजर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार की तरफ से किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया गया। इसी के विरोध में वाशिम में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से माजी खासदार अनंतराम देशमुख के नेतृत्व में कर्ज माफी को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान फडणवीस सरकार की फसली कर्ज माफी के पोस्टर लगाए गए। उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने हजारों किसानों ने शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनंतराव देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये निवेदन किया और कहा कि कर्ज माफी का आखिर खेल क्यों खेला गया। और मुरारी सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, ये पूरा मामला क्या है जब फडणवीस सरकार की तरफ से कर्ज माफी का ऐलान किया जा चुका है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आखिर ये विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्या सच्चाई इसके पीछे है? मैं बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जैसे ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था, किसानों में खुशी की लहर देखी गई थी। लेकिन कांग्रेस ने अब सरकार के पीछे हाथ धोके पड़ गया है ताकि सरकार ने किन किन लोगों का कर्ज माफी किया। इसी के तहत कांग्रेस के जो बड़े नेता थे माजी खासदार अनंतराव देशमुख, वो जो है हर इलाके में जा करके गांव में सर्वे कर रहे हैं और उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि पूरे गांव में लगभग 10 लोगों का कर्ज माफ हुआ है तो 200 लोगों का कर्ज माफ हुआ है। सरकार इन लोगों के साथ में खिलवाड़ की है। और बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो वासिम में जो कुछ कहा गया, जो कुछ किया गया, वो अपने आप में चौंकाता है। लेकिन सवाल यह कि जब सरकारों की तरफ से आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में कुछ अहम खबरें। कांग्रेस राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और कैथल के कांग्रेस एमएलए रणदीप सिंह सुरजेवाला के तरफ से कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया और खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। सुरजेवाला ने इस दौरान कहा कि फसल बीमा योजना मुनाफा कमाने वाली योजनाएं बनकर रह गई है, जिसमें देश के 21,000 करोड़ रुपए का घोटाला मुनाफे के जरिए कमाया जा रहा है। किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया है। उधम सिंह नगरानी सिरारगंज में दरअसल ये भूमिहीन किसानों को लेकर गन्ना समिति के सभागार में वर्ग 4 और वर्ग ख के तहत भूमि का प्रदान उन्हें किया गया है। तो बहुगुणा विधायक और नानक बतक विधायक भी यहां मौजूद थे। कार्यक्रम में सिरारगंज क्षेत्र के किसानों ने बड़ी संख्या में आकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक केवल 33 फाइलें ही वितरित की गई हैं। क्षेत्र में अभी कुछ फाइलें बाकी हैं जिन पर अभी आदेश होना बाकी है। ये जो कि अभी कुछ फाइलें डीएम ऑफिस से आने वाली हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है किसान भाइयों की, जिन्होंने सदियों से संघर्ष कर रहे हैं
कि हमारे को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन का जो 50, 60, 70 साल जो ज़मीन पे बैठे हैं उनको ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं थे, वो बैंक से लोन नहीं ले सकते थे, वो ज़मीन बेच नहीं सकते थे। आज उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ मिली है उनको कि जिस ज़मीन पर उन्होंने जोता, जिस ज़मीन पे वो रह रहे हो, आज उनका मालिकाना हक उनको मिल गया है। तो किसानों को लेकर हर राज्य में कुछ न कुछ किया जा रहा है, लेकिन किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और ये चिंता वाली बात है कि अगर जब सरकारी योजनाएं चलाई जाती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन इतना बेहतर तरीके से क्यों नहीं किया जाता कि किसानों के दिन अच्छे हो जाएं और वो आंदोलन करने के लिए नहीं बल्कि खेती करने के लिए मजबूर हो जाएं। फिलहाल जय किसान में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बताएं।